हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। हमने क्लास 11 का रिवीजन सेशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की थी। उसके साथ साथ हमने फिर ऑब्जेक्टिव के अंदर चूज द करेक्ट मैच द फॉलम और साथ ही साथ हमने वन वर्ड टू फॉल्स वगैरह हमने बात की। उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का सेशन जिसके अंदर इसके पहले वाला वीडियो हमने अपलोड कर दिया। आप उसे जाके देखें और अपने एग्जाम में उसका फ़ायदा लें। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और आप आई होप कि इसका भी बेनिफिट ले पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता है कि ये अगर 9th में भी पढ़ें और 11th में भी पढ़ें तो ये आपको 11th में 8th चैप्टर मिल जाएगा और 9th में शायद बायोलॉजी का पहला या सेकंड पार्ट यही है, आपका सेल ही है। ठीक है ना, 5th या 6th चैप्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर में। पूछ दिया जाता है कि कोशिका को सेल को पावर हाउस सेल को किस ऑर्गेनल्स का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है ना, सेल के अंदर किस ऑर्गेनल्स को पावर हाउस बोलते हैं। तो वो बोलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन क्यों बोलते हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर। देखिए, आपको पता होगा कि जो भी फूड क्या होता है थ्रू द रिस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेस्ट होने के बाद या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटने के बाद जब वो एनर्जी निकलती है, ठीक है ना, वो एनर्जी के फॉर्मेट में ये जब स्टोर कर लेते हैं तो स्टोर करते कहाँ हैं। ठीक है ना, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, हर एक सेल्स में होता है। ठीक है ना, तो ये स्टोर करते कहाँ हैं? ये स्टोर करते हैं ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। स्टोर करने की वजह से ही इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्योंकि ये स्टोर भी करता है और साथ ही साथ जब जरूरत पड़े तो वो सिंथेसिस करके उसे आप ज़रूरत के हिसाब से आप उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ठीक है, किसको? वो जो आपने एटीपी इस्तेमाल किया, इसी वजह से उस एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप ज़रूरत होती है तब आप उसको एज ए एनर्जी के फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे पैसा आपके पास है, करेंसी है, तो आप जो मन हो वो खरीद सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर एटीपी है, एनर्जी का मॉलिक्यूल्स है, तो आप अपने बॉडी से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं ऊर्जा के दम पे। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी वजह से आपके एटीपी को करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एटीपी एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सेलुलर रिस्पिरेशन। आपको पता है कि बॉडी में हम केवल नोज के थ्रू रिस्पिरेशन नहीं करते, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब रिस्पिरेशन करते हैं और उनको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो जब उनके थ्रू रिस्पिरेशन की जाती है तो हमारे बॉडी में जितने भी फूड मटेरियल्स हैं वो सब क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं थ्रू द सेलुलर रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूटता है और फिर वहाँ से एटीपी निकलती है और उस सिंथेसाइज्ड एटीपी को इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर कर लिया जाता है इसी वजह से। और जब जरूरत होती है तब उससे सिंथेसाइज करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, व्हाई आर कॉल्ड लाइसोसोम द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कोशिका का, सेल का सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है ना। सुसाइडल पॉइंट देखा होगा कि जहाँ से लोग क्या करते हैं, डेथ करते हैं या अपना सुसाइड करते हैं, उसको सुसाइडल पॉइंट बोलते हैं। तो सेल का सुसाइडल पॉइंट कौन है? सुसाइडल पॉइंट लाइसोसोम। उसी की वजह से सारी सेल्स के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो बेचारे डेड हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या हरकत ही करता है जिसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं। तो देखिए ये करता क्या है एक्चुअली, इसको बोलते क्यों हैं। आपको पता होगा कि आप इतनी सारी दिन भर में एक्टिविटी करते रहते हैं, आपको चोट वगैरह भी थोड़ी बहुत लगती रहती है। तो चोट लगने की वजह से वहाँ की सेल आपकी क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड होने की वजह से आपको पता है कि सेल इंजर्ड होगी मतलब सेल के ऑर्गन्स भी तो इंजर्ड होंगे। और अगर गलती से उस सेल में हमारा लाइसोसोम ब्रस्ट हो गया, क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, हाईली एक्टिव हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इसलिए बोला क्योंकि वाटर में ये डिजोल्व हो सकता है, बट वेरी पावरफुल। इतना पावरफुल है कि आपको आपके पतले ब्लेड्स को भी ये डिजोल्व कर सकता है। ये तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपका लाइसोसोम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपके उसमें सेल में प्रेजेंट रहता है। और कभी गलती से अगर ये ब्रस्ट हो गया तो ये सेल के आसपास जितने भी ऑर्गेनल्स है ये उनको पूरा क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है
उनको एकदम क्लीन कर देता है। इसी वजह से इसको क्लीनर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आपके मम्मी पापा से मार खाई होगी, चोट लगी होगी, तो उस समय आपके बॉडी में एक ब्लैक कलर की एकदम स्किन वहाँ पे झाइयाँ टाइप की पड़ जाती है। स्किन वहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैक कलर की दिखने लगती है, ग्रे कलर की, है ना। वहाँ की स्किन खराब हो जाती है। फिर देखा होगा कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है ना। ऐसा कैसे होता है, वहाँ की जो लाइसोसोम है ना, जो सेल में डेड हुई है, जो सेल के थ्रू ब्रस्ट होकर निकली है, तो वो पूरा उसको क्लीन कर देती है कुछ दिन के बाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लीनर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लियर है। क्या लिखा हुआ, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक HCl एंजाइम। इफ द सेल इज डैमेज्ड, यदि सेल डैमेज हो जाती है, द लाइसोसोम अंडरगो ऑटोलाइसिस, यहाँ डी जैसे दिख रहा है, ये ऑटोलाइसिस है दोस्तों। ये क्या है, ऑटोलाइसिस एंड ब्रस्ट ओपन एंड release of these enzyme in them digest their own cells and cell die। ठीक है, यदि आपके सेल डैमेज होते तो लाइसोसोम सीक्रेट होंगे तो वो एंजाइम रिलीज करेंगे, और वो एंजाइम की वजह से वो सेल को क्या कर देंगे, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये बातें आई होप आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है। आपकी बॉडी में एक और एंजाइम है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक और एंजाइम है जो आपके कहाँ पाया जाता है, आपके स्टमक में। वो आपकी इतनी फूड को डाइजेस्ट कर देता है। कभी दिमाग में आया, सोचा कि वो आपकी बॉडी को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता, तो आपकी बॉडी को या स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक बेसिक नेचर की म्यूकस वॉल है, जो ये एसिड और बेस से न्यूट्रलाइज हो जाती है, इसलिए आपकी स्टमक सेफ रहती है। लेकिन आपको पता होगा, कितना भी आप बेसिक नेचर का न्यूट्रलाइज वॉल बनाओ, अगर आप कंटिन्यूस में बहुत ज़्यादा एसिडिक अटैक करते रहोगे, तो वो बॉल क्या होती है, धीरे धीरे वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और आपको फिर देखने को मिलता है स्टमक के छाले, पेट के छाले जैसे सुनते हो, वो इसी वजह से होता है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, है ना। अदरवाइज फिर आपको यही दिक्कतें आती हैं, है ना, एसिडिटी वगैरह जैसे शिकार हो जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज हार्मोन्स विद एंजाइम। ठीक है, अब अगर इसकी बात करेंगे, हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस एज आर कॉल्ड हार्मोन्स। इसमें अलग अलग टाइप के डेफिनेशन दिए गए हैं। अगर आप इनकी बात करेंगे, किनकी बात करेंगे, अगर आप इनकी बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या है, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट होता है। ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एंडो और एक्सो। आपके एक्सो से क्या रिलीज होते हैं, 1 मिनट दोस्तों। अगर आप एंडो की बात करेंगे, तो एंडो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और एक्सो क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्या, डेफिनेशन की, तो हमने क्या बोला, हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग द एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, उसके बाद इसमें अलग अलग तरीके से और डिफाइन किया गया। क्लासिकल डेफिनेशन की बात करेंगे, हार्मोन्स इज अ केमिकल प्रोड्यूस दैट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। आपको पता है कि हमारी दोनों ग्लैंड्स में आपके एक्सोक्राइन ब्लड के टच में नहीं आती, वो पर्टिकुलर सेपरेटेड सिक्रेट होती हैं। और जबकि वहीं एंडोक्राइन की बात करेंगे, तो एंडोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन ब्लड के कांटेक्ट में आता है ना, और वो पर्टिकुलर ट्यूब में ना सिक्रेट हो करके कंबाइंड ट्यूब में सिक्रेट होता है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन है, ये ब्लड के साथ ही सिक्रेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेटेड ऑर्गन। ठीक है, आपको दूर, डिस्टेंटली मतलब दूर तक सिक्रेट होगा, बॉडी के उन ऑर्गन तक जहाँ तक आपकी नर्व सेल तक नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ तक ये प्रॉपर तरीके से सिक्रेट, जहाँ तक आर्टरी और वेन्स गई होंगी वहाँ तक समझ लीजिए हर जगह ही सिक्रेट होगा। क्लियर है। लोकेटेड एंड टारगेटेड ऑर्गन, जहाँ जहाँ तक आपको ये डिसाइडेड है वहाँ तक ये प्रॉपरली सिक्रेट होंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके टाइप्स की बात की थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप एक्सोक्राइन की बात करेंगे, तो एक्सोक्राइन के अंदर क्या है, एक्सोक्राइन के अंदर आपके ऐसे 5 से 6 ग्लैंड्स हैं जिनसे एंजाइम्स निकलते हैं, और एंडोक्राइन के अंदर ऐसे 5 से 6
आपके हार्मोन्स है जो क्या सीक्रेट करते हैं, आपके जो मतलब 8-9 ग्लैंड है जो कि आपको हार्मोन सीक्रेट करते हैं। अब अगर एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो एक्सोक्राइन में जैसे मैं कुछ नाम गिना देता हूँ। जैसे आपको आई से क्या निकलता है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना, लाइक्राइमल ग्लैंड से। उसके बाद आपका कान से सेरोमिन ग्लैंड से क्या निकलता है, आपके बैक्स। नाक से सिबेशियस ग्लैंड, सीबम निकलता है नोज की स्किन लेयर से। अंदर से अगर बात करेंगे तो म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलता है। उसके बाद आप एक्सोक्राइन में लीवर से बात करेंगे तो लीवर से क्या निकलता है, आपका बाइल जूस, लीवर ग्लैंड। उसके बाद और अगर बात करेंगे एक्सोक्राइन में तो स्किन से स्वेट ग्लैंड, स्वेट से स्वेट ग्लैंड, ठीक है ना, क्लियर। ये कुछ एक्सोक्राइन है। आप एक गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं लेकिन वो मिक्स्ड में आते हैं तो उनको आप छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद कुछ एंडोक्राइन की बात करेंगे तो एंडोक्राइन में हमारे ब्रेन में सबसे सेंटर पॉइंट पे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के आसपास आपको बीच में क्या मिलेगा, मिड में आपको थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपीथैलेमस। उसके बाद आप जैसे ही थ्रोट पे आएंगे, गले पे, तो क्या मिलेगा आपको, थ्रोट पे आपको थाइमस ग्लैंड, सॉरी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको गले में मिलेगा, थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद जैसे ही चेस्ट पे आएंगे तो चेस्ट पे क्या मिलेगा, दोनों चेस्ट पे बीच में थाइमस ग्लैंड। अच्छा एक चीज़ भूल गया दोस्तों, उसमें आपका लार ग्रंथि जिसे बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं उसको, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन के अंदर आता है, वो मैं भूल गया था, सॉरी। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, चेस्ट के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं स्टमक में तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल जाएगा। चूंकि वो मिक्स्ड में आता है तो हम उसे काउंट कर भी सकते नहीं भी। उसके बाद नेक्स्ट जैसे और नीचे आएंगे तो आपको पैंक्रियाज पे कौन सा मिलेगा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट नीचे आएंगे एकदम डाउनफॉल पे, तो डाउनफॉल पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको डाउनफॉल पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गोनाड ग्लैंड पे आपका टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। और आप किडनी में देखोगे तो किडनी में क्या मिलेगा आपको, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कुछ आपके बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज एंजाइम विथ टाइप्स। एंजाइम क्या है, साथ में साथ उसको टाइप्स बताना। तो आपको पता है कि एंजाइम एक कैटलिस्ट है ना, विच कैटलाइज बायोकेमिकल, है ना, क्लियर है। तो इसमें वही बोल रहा है, एंजाइम्स क्या है, एक ऑर्गेनिक कैटलाइजर है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट वगैरह, इनको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स वगैरह को सॉरी, विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग यूटिलाइजेशन देमसेल्व्स। बिना वो इस्तेमाल हुए, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल रिएक्शन को इनहेंस करने में रोल प्ले करेगा एंजाइम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। इस बात को प्रूव किसने किया था, तो इसमें दो थ्योरी दी गई थी। एक थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी और एक थ्योरी है इंड्यूस थ्योरी। तो इसी के थ्रू इसको प्रूव किया गया था। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, राइट। तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे देखा होगा दो दोस्त आपस में जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो ए वाला बी वाला, दो मान लीजिए ग्रुप है। ए वाला ग्रुप ए वाले को मोटिवेट करेगा कि और मार और मार, बी वाला बी वाले को मोटिवेट करेगा, ठीक है ना, कि और मारो। इस तरीके से दोनों उसको क्या कर रहे हैं, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन एकदम इनहेंस कर रहे हैं उनको और लड़ने पे क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंजाइम भी करते हैं। जब दो रिएक्शन आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं, दो रिएक्टेंट, तो वो आपस में क्या करते हैं, ये उनको इनहेंस करते हैं कि बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है ना, शाबाश। इस तरीके से ये मोटिवेट करते हैं एंजाइम। तो इनको ध्यान रखिएगा। एंजाइम टू टाइप्स के होते हैं, प्रोटीनेशियस, नॉन प्रोटीनेशियस, है ना, जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और जो प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं होते। अच्छा, इसके बारे में एक स्टेटमेंट कही जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या कही जाती है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस नेचर बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइमी नेचर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, क्लियर। नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है। हमने क्या कहा, ऑल प्रोटीन आर एंजाइमी नेचर बट ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीनेशियस नेचर। वन मिनट, ऑल एंजाइम आर प्रोटीनेशियस नेचर बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइमी नेचर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके दोनों टाइप्स में प्रोटीनेशियस, नॉन प्रोटीन। इसके एग्जांपल क्या क्या है देखिए, राइबोजाइम, राइबो न्यूक्लियस पी, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ये है नॉन प्रोटीनेशियस नेचर, ये प्रोटीन के नेचर को शो नहीं करते।
और कुछ एंजाइम्स हैं जैसे आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, डिहाइड्रोजनेज, लाएज, लाइगेज। इसके अंदर फिर आइसोमरेज, इपिमरेज, म्यूटेज, ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो क्या करते हैं, एंजाइमी नेचर का या प्रोटीन नेचर का शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे क्या, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स विद टाइप्स। बायोमोलिक्यूल क्या है, उसके टाइप्स को आप क्या करिए, थोड़ा सा बताइए। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ऑल द कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दैट मीन्स एक तरीके से ऑर्गेनिक में ही ज़्यादातर इसका रोल प्ले किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक भी कुछ हद तक आ जाते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑल कार्बन कंपाउंड्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। दीज मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग, मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे जस्ट नेक्स्ट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा। इसके दो टाइप आपको पता है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। जितने जिसमें कार्बन कंपाउंड जितने भी सब ऑर्गेनिक में आते हैं और जितने भी अनदर ऑफ कार्बन कंपाउंड में आते हैं वो सब इनऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अमाइनो एसिड विथ स्ट्रक्चर। अगर आप अमाइनो एसिड की बात करेंगे तो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है that contain a amine group and carboxylic group. Amine group that is NH2 और carboxylic group या acidic group that is COOH। ठीक है, इनको ये सेम कार्बन पे जिसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये उसी पे क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फिर इसके बाद टाइप्स की बात करेंगे तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एसिडिक जिनमें निगेटिव चार्ज होगा, बेसिक जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा, एलिफेटिक जो आपके चेन फॉर्मेट में कंपाउंड्स होते हैं, और एरोमेटिक जो आपके बेंजीन रिंग के फॉर्मेट में होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिविंग। लिविंग क्या है, तो लिविंग के अंदर हमने बताया था कि जिनमें लिविंग जैसी प्रॉपर्टी होगी, है ना। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव दैट कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पायर एंड पार्टिसिपेट इनटू द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ये कह सकते हैं कैरिंग मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से लिविंग। लिविंग जैसी प्रॉपर्टी जैसे रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, है ना, एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसको डेथ। ये सारी चीज़ें या जिन्हें हम लिविंग साइकिल बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो तो क्या होगा, आपका लिविंग होगा। इसको इतना ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जय हिंद।